हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माई जी क्लासेस। हम पॉलिटी के लेक्चर्स में लास्ट क्लास में गवर्नर के बारे में डिस्कस कर चुके थे और हमने कुछ चीफ मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की थी। अब हम उसके आगे जो पढ़ेंगे वह है स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य में जो विधान बनाने का जो पूरा प्रोसेस है और कौन कौन से प्रावधान हैं, इसके क्या क्या भाग हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी और जानकारी दे दूं कि राज्यों में जो भी विधान बनाने की प्रोसेस है वह सेम होती है सेंटर के। जैसा हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के जो फंक्शंस हैं लगभग सेम चीफ मिनिस्टर्स के भी हैं, राष्ट्रपति के जो कार्य हैं वैसे ही राज्यों में राज्यपाल के हैं। तो ठीक उसी तरह जिस तरीके से हमारी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एक्ट करती है, वैसे ही स्टेट में भी लेजिस्लेटिव सिस्टम्स फॉलो किया जाता है। बस आपको याद रखना है कि राज्य केवल अपने राज्यों के बाउंड्रीज पर या राज्यों से संबंधित विधान बना सकती हैं, और लेकिन जो पार्लियामेंट है वह पूरे भारत के लिए पैन इंडिया लेजिस्लेशन वो कर सकती है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 168 टू 212, आर्टिकल 168 से 212 तक राज्य के जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, उसको बताया गया है, उसके विभिन्न प्रावधानों को डिस्कस किया गया है। 123 आपको याद होगा, 123 जो आर्टिकल है वह है राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति जब संसद कार्य में नहीं होती तब वह जो जारी कर सकते हैं, क्या जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति, 1, 2, 3 के तहत एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो वहाँ तक आपको याद रखना है कि 122 तक जो था वो हमारा था पार्लियामेंट से रिलेटेड। यहाँ पर 212 है, जस्ट उसका थोड़ा सा एक आगे अगर देखें 213, इसी के ही डिजिट्स को आप पलट दीजिए तो 213 के तहत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। याद रखने के लिए मैंने आपको ये 2 क्लॉज आर्टिकल्स बताए, 2 आर्टिकल जो आपको इसके पहले याद रखना है कि उनके पहले तक वह लेजिस्लेचर की बात करता है। 200 बोल रहा है तो स्टेट हो जाएगा, 122 बोल रहा है तो वो सेंट्रल हो जाएगा। यहाँ तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कभी कभी आर्टिकल्स में भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होती है। तो अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, जहां हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो विधानसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है वो है 500 और मिनिमम जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो होता है 60। लेकिन यहाँ 60 भी कहीं कहीं एक्सेप्शन है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, इन राज्यों में आपको इनसे कम भी संख्याएं मिलेगी, वह एक्सेप्शनल केस है। लेकिन मिनिमम जो बताया गया है वो है 60, मैक्सिमम जो है वो 500। अब क्वालिफिकेशंस अगर हम देखें तो क्वालिफिकेशन फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अगर देखा जाए तो वो है 25 साल। जैसा आपके लोकसभा में होता है सेम विधानसभाओं में भी उसी ईयर को फॉलो किया जाता है। अब हमने पार्लियामेंट में देखा था कि एक तो लोकसभा होती है जो कि डायरेक्ट इलेक्टेड होता है, ऐसे ही सेम राज्यों में विधानसभाएं होती हैं जिनका प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन जैसा केंद्र में पार्लियामेंट में राज्यसभा होती है, ऐसे ही कुछ प्रावधान स्टेट के लिए भी किए गए हैं और जिन्हें हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। राज्य विधान परिषद, तो राज्य विधान परिषद जो है वह जो कार्य है वह सेम एज राज्यसभा चलता है। लेकिन आपको याद रखना है कि राज्य विधान परिषद पूरे राज्यों में नहीं लागू है, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में यह 6 राज्यों में लागू है। वह 6 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और उसका जो उसका अलग होकर के बना तेलंगाना, वो। देन आप बिहार एंड उत्तर प्रदेश याद रखिए जो कि आपके सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट के हैं। देन महाराष्ट्र जो आपका वेस्टर्न स्टेट है, और देन कर्नाटक जो कि आपका सदर्न स्टेट है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी यह लागू था, किंतु जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हट जाने के बाद वहाँ ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व कर दी गई है, वहाँ से हटा दिया गया है। तो कोई भी राज्य की विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
यह एक रिजोल्यूशन पास कर सकती है कि वहाँ पर केंद्र की राज्यसभा की तरह स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाए, और यदि वह रिजोल्यूशन पेश होता है और उसे मान्यता मिल जाती है केंद्रीय पार्लियामेंट से, तो वहाँ पर उस राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। इसी तरह से यदि उसे वापस लेना है, उसे डिसॉल्व करना है, तो भी राज्य विधानसभाएं वहाँ पर इनिशिएशन लेने का काम करती हैं। इन सारे प्रावधानों को आपको याद रखना है। ये 6 स्टेट्स के नाम आप याद रख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको इनमें से कौन सा नहीं ऐसा पूछ सकता है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 3 साउथ के हो गए। सेंट्रल वेस्टर्न में आप देखें तो महाराष्ट्र हो गया। ईस्टर्न सेंट्रल में देखें तो यूपी एंड बिहार हो गए। तो ये 6 स्टेट आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में यह स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अब वहाँ नहीं रहा, नहीं तो पहले 7 राज्यों में यह था। लेटेस्ट अगर आपसे पूछेगा कि सबसे नवीन या सबसे नया जो है वह कौन सा राज्य का है, तो आपको याद रखना है तेलंगाना का है। 2 जून 2014 को यह बना। सबसे लेटेस्ट जो काउंसिल है वो तेलंगाना की है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसके लिए तो 25 साल था, लेकिन आपको याद रखना है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल परिषद के लिए वह 30 साल, जैसा कि राज्यसभा के केस में हुआ करता है। यहाँ पर आप दोनों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। आगे हम बात करें कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वह कैसे बनती है, तो वहाँ पर आपको कुछ इलेक्शंस या नॉमिनेशंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि 1/3 जो उनके सदस्य होंगे, वह 1/3 जो सदस्य हैं वह वहाँ के लोकल बॉडीज के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा। देन 1/3 जो होंगे वह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, जो वहाँ के राज्य की विधानसभाएं होंगी। देन 1/12 का ये जो 2 फिगर आपको दिख रहा है, वह 1/12 जो होंगे वह वहाँ के ग्रेजुएट्स जो कि 3 साल तक लगातार वहाँ उस राज्य में निवास करते हैं, उनके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। और 1/12 जो है वो वहाँ के टीचर्स के द्वारा। तो टीचर्स, कौन टीचर्स? जो उस राज्य के निवासी हैं और जो कि हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर के हैं, मतलब सेकेंडरी स्कूल के ऊपर हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स होंगे, उनके द्वारा 1/12 सदस्य जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। देन 1/6 जो हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी गवर्नर में, वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये नॉमिनेशंस हैं और बाकी ये जो 4 है वो इलेक्शंस हैं। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन यदि पूछता है या स्टेटमेंट बनाता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज एन इलेक्टेड बॉडी, आपको लिखना है गलत। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज एन नॉमिनेटेड बॉडी, देन अगेन स्टेटमेंट रॉन्ग। बट यदि वह लिखता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी इज पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड, देन आपको वहाँ पर सही जवाब टिक कर देना है, क्योंकि पार्टली इलेक्टेड होती है और पार्टली नॉमिनेटेड होती है। हो सकता है कि कभी ये पार्ट्स को भी पूछ दिया जाए कि 1/3 कौन करते हैं, 1/12 कौन करते हैं और 1/6 कौन करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड यह बात भी याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि जैसा लोकसभा में स्पीकर होते हैं वैसे ही राज्य विधानसभाओं में भी स्पीकर होते हैं। सबसे पहली जब विधानसभा लगती है, नई विधानसभा का जब चुनाव होता है राज्यों में विधानसभा, तो वहाँ पर भी प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर जो बनाया जाता है वह गवर्नर के द्वारा बनाया जाता है, और प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है कि सभी प्रोटेम स्पीकर को शपथ गवर्नर दिलाते हैं और या उनके द्वारा कोई नामित व्यक्ति दिलाता है, और प्रोटेम स्पीकर जो है वो सदन के सारे सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाते हैं। फिर प्रोटेम स्पीकर के द्वारा स्पीकर का चुनाव कराया जाता है, और जब स्पीकर चुन लिए जाते हैं तब प्रोटेम स्पीकर को वहाँ से एक वो मेंबर की तरह काम करते हैं और स्पीकर जो है वह चेयरमैन बन जाते हैं।
तो स्पीकर का चुनाव कराना और ये जो प्रावधान है ये हमने लोकसभा में भी देख लिया था। यदि आपने मेरे उस लेक्चर को मिस किया है तो आप ज़रूर से जाकर के पार्लियामेंट के लेक्चर को देख लीजिए। यदि आपका पार्लियामेंट क्लियर है तो आप स्टेट लेजिस्लेचर को समझने में बहुत आसानी आपको हो जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पार्लियामेंट के लेक्चर को आप ज़रूर देख लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्टी स्पीकर की। तो सेम एज योर पार्लियामेंट, डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होता है और डिप्टी स्पीकर जो है वह स्पीकर के सबऑर्डिनेट में काम करते हैं। स्पीकर का जब पद रिक्त होता है, स्पीकर जब एब्सेंट होते हैं वहाँ पर सदन की कार्रवाई में वो भाग नहीं लेते हैं, तो डिप्टी स्पीकर वहाँ पर सदन की कार्रवाई को चलाते हैं। लेकिन यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का पद रिक्त है तो आपको याद रखना है फिर वहाँ पर गवर्नर जिस व्यक्ति को वहाँ नॉमिनेट करे वही स्पीकर का काम वहाँ करते हैं। और यदि 6 महीने से ज़्यादा स्पीकर का पद रिक्त है तो वहाँ चुनाव कराया जाता है। केंद्र और राज्य के विधान बनाने का जो प्रोसेस है वह लगभग सेम है। जैसा हम देखते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यदि कोई बिल पास करके स्टेट काउंसिल को भेजती है तो वहाँ पर काउंसिल उसे पहली बार में आपको याद रखना है कि रोक सकता है। कितने दिन तक रोक सकता है? तो 3 माह तक वह अपना इस बिल को रोक सकता है। नेक्स्ट, यदि और रोक सकता है और रिकमेंड करके वापस भेज देता है। यदि असेंबली फिर से उसको पास करके भेजती है तो उसके बाद सेकेंड बार में उसके पास 1 माह का समय होता है। यदि 1 माह में उसने कोई भी डिसीजन नहीं लिया तो वह बिल जो कि असेंबली के द्वारा फिर से पारित किया गया था उसे पारित मान लिया जाता है और गवर्नर के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है। यह जो विधान मैंने आपको बताया यह उन जगहों पर है जहां काउंसिल्स एक्टिव हैं। जहां स्टेट असेंबलीज है वहां डायरेक्ट असेंबली और गवर्नर होते हैं, लेकिन जहां काउंसिल होती है वहां उसे पास कराना जरूरी होता है। या सेम एज योर लोकसभा एंड राज्यसभा है। मनी बिल से रिलेटेड अगेन याद रखना है असेंबलीज के पावर होंगी, काउंसिल वहां पर कोई भी एक्ट नहीं कर पाएगा। और जो कि अगर यदि एक बिल काउंसिल ने पास करके भेजा और जो बिल है वह असेंबली जो है वह उसको रिजेक्ट कर देती है तो वह बिल आपको याद रखना है कि वह अंततः रिजेक्ट माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि लोकसभा और राज्यसभा के जगह जैसे ही काउंसिल और असेंबली यहाँ काम करती है, और यदि काउंसिल के पावर्स की बात की जाए तो असेंबली की पावर यहाँ काउंसिल से ज़्यादा है। और काउंसिल द्वारा बिल पास किया गया, असेंबली उसे रिजेक्ट कर दी, फाइनली वो बिल रिजेक्ट माना जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें पॉइंट आउट करके लिखना चाहिए अपने नोट्स में। इसके अलावा स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर के कार्य तो आपको बहुत अच्छे से पता है। यदि आपने वो लेक्चर मिस किया तो मैं अगेन बोलूँगा कि आप पार्लियामेंट का मेरा लेक्चर वहाँ ज़रूर से देखें। तो स्टेट लेजिस्लेचर के इस लेक्चर में हमने जो सीखा वह उनके इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ के बारे में देखे और काउंसिल के बारे में हमने पढ़ा और स्टेट लेजिस्लेचर के जो कार्य हैं उनके बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वह होगा हाई कोर्ट्स पर। तो आज के इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।